Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स. सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. तो ये बड़ा ही एक बेसिक लेक्चर होगा. आगे जो हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स के, चाहे वो हाइपोथेसिस है, चाहे वो अनोवा है, चाहे वो काई स्क्वायर है. तो एडवांस स्टैटिस्टिक्स का जो बेस है वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्योंकि सैंपल के बेस पे ही हमने पूरी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना है और हमारे जो एडवांस टूल हैं वो सारे के सारे ही इसी बेस पे चलते हैं, सैम्पलिंग के बेस पे. तो आज हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आई होप यू विल लाइक द लेक्चर. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक मैंने करवाया है या जितने भी आगे मैं टॉपिक करवाऊंगा वो सारे के सारे एक बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, जो कि बेसिकली लेविन और रूबिन की बुक है. इसमें दो इंडियन राइटर भी हैं, सिद्दीकी एंड रस्तोगी. इन्होंने भी इसमें थोड़ा सा अब कुछ ऐड किया है. तो बेसिकली 8th एडिशन है इस बुक का. 8th एडिशन हम लोग कर रहे हैं. पियर्सन पब्लिकेशन है. तो लेविन एंड रूबिन की जो बुक है ये काफ़ी एडवांस स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में समझने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है. तो आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी या आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी. तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए. आपको बहुत डिटेल में समझने को मिलेगा कि एडवांस स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक हैं वो कैसे करने हैं आपने. तो एडवांस स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको इसी बुक में से करवाऊँगा. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल. ये चैप्टर नंबर 6 है जो बुक में से लिया गया है. तो आज हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, और फिर आगे के जो टॉपिक हैं वो हम ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि सैम्पल क्या है, सैम्पलिंग क्या है. देखिए, जब भी आपने कोई बड़े लेवल पे कोई चीज़ को स्टडी करना होता है तो सिर्फ आपको सैंपल जो है वो लेने की ज़रूरत होती है. आपको सिर्फ एक पोर्शन को स्टडी करना होता है. जैसे आपने घर में कभी किचन में देखा होगा, कभी राइस, इसको हम चावल कहते हैं, वो अगर आपने कभी बनाए हों या लेडीज़ जो बनाती हैं चावल पकाती हैं, तो वो पूरे चावल को नहीं चेक करती, बल्कि अपनी 2-3 चावल को वो लेंगी और उसी में से उसको स्टडी करके बता देंगे कि चावल बने हैं या नहीं बने हैं. तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन को जब हम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक पोर्शन लेना होता है, एक सैंपल लेना होता है. तो हम सैम्पलिंग कब यूज़ करते हैं? जब हमें सारी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता. समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, समटाइम इट इज़ पॉसिबल, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि हम सारे लोगों को या सारी आइटम्स को जो है स्टडी करें. उनको डिस्क्राइब करने के लिए स्टडी करना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता, हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा. तो हम जब इनको स्टडी नहीं कर पाते तो फिर हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं. अगर हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी कर पाएँ तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इनैमोरेशन या सेंसस. बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है. ये कह रहा है कि अगर आपको पॉसिबल है कि आप सारी पॉपुलेशन को या सारी आइटम्स को स्टडी कर लोगे, फिर तो ठीक है. जब आप सारी आइटम्स को स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सेंसस. सेंसस मतलब कि आपने जितनी भी आइटम्स थी उन सबको स्टडी कर लिया है. जैसे अगर हम बात करें कि नई दिल्ली के अंदर कितने ऐसे कार्स हैं जो अब पेट्रोल पे चल रही हैं, तो अब इनको स्टडी अगर हम कर लें और हमें पता लग जाए कि दिल्ली में जो अंदाज़न हमें पता लग गया है कि स्टडी किया हमने सब कारों को, तो हमें पता लगा कि दिल्ली में 20 लाख कार हैं जो पेट्रोल पे चल रही हैं. तो ये जो आइटम है जो हमने स्टडी किया है इसको हम बोलेंगे सेंसस या कंप्लीट इनैमोरेशन. बट ऐसा होता नहीं है कि आप सारी स्टडी कर पाएँ.
तो तब हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग का यूज करते हैं। When it is not possible to count और measure every item in the population, जब आप सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसे लगेंगे, बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं उस टाइम, फिर सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करेंगे। हम कुछ एक आइटम को स्टडी करेंगे और उन आइटम्स के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन को डिफाइन कर देंगे। एक चीज याद रखना कि स्टैटिस्टिशियंस जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो ज्ञानी लोग हैं, वो पॉपुलेशन वर्ड का जो यूज करते हैं वो ना केवल लोगों के लिए यूज करते हैं, बल्कि जो आइटम्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कार आपने देखनी है कि दिल्ली में कितनी कार हैं जो पेट्रोल पे चल रही हैं, तो ये जो हमारी कार है, हमारी जो स्टडी की आइटम है, ये हमारी पॉपुलेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब कि हम जो भी आइटम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन। और सैंपल वर्ड का यूज कब करते हैं स्टैटिस्टिशियन, जब वो किसी पोर्शन को उठाते हैं। जब आपने पॉपुलेशन में से कुछ कार्स को उठा लिया है, दिल्ली की जितनी भी कार्स हैं उनमें से आपने 1000 कार को उठा लिया है जो पेट्रोल पे चल रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल। तो सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का वो पोर्शन जो हमने स्टडी के लिए उठाया है, और पॉपुलेशन क्या है, वो सारी आइटम्स जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ लोगों के लिए पॉपुलेशन वर्ड यूज नहीं होता, बल्कि जो भी आइटम्स आप स्टडी कर रहे हो उनके लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये वर्ड हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि आगे हम जब स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए कि ये स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर्स क्या हैं। देखिए, जब भी हम एक सैंपल को लेते हैं और उस सैंपल की जब हम मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, किसका, सैंपल का, तो सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनको जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ये सैंपल की खास बातें बताते हैं कि सैंपल कैसा है, इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब कि जो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल के होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। और इसी तरह जब आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन के जो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी ये बात है कि जब भी आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो इसके जो मीन, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, अगर ये पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। और अगर ये सैंपल के बारे में बता रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो आगे हम इसको याद रखेंगे और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आ सकता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हम सैंपल की बात कर रहे हैं तो सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब इनको शो कैसे करते हैं, तो जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं, सैंपल के जो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन है उनको हम लोअर केस में शो करते हैं, छोटे में। और जो पॉपुलेशन के जो पैरामीटर हैं, पॉपुलेशन की जो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन है उनको हम कैपिटल लेटर में या ग्रीक लेटर में शो करते हैं। अब अगर आप देखें कि डिफरेंस क्या है पॉपुलेशन और सैंपल में, तो इससे पहले मैंने जो पॉइंट आपको बताया था वो दोबारा मैं बता देता हूं आपको कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो लोअर केस के अंदर हम बात करेंगे और जो अपर केस में हम बात करेंगे, कैपिटल केस में, ये पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा अपर केस, और लोअर केस जो है वो सैंपल को डिफाइन करेगा। जैसे अगर आपने देखा हो कि सैंपल का जो साइज होता है, सैंपल का जो साइज होता है उसको हम छोटे एन से शो करेंगे। पॉपुलेशन का अगर कोई साइज होगा तो उसको हम बड़े एन से शो करेंगे कैपिटल के अंदर। इसी तरह पॉपुलेशन का जो मीन होगा, या सैंपल का मीन कर लो, सैंपल का अगर हमने एवरेज निकाली है, मीन निकाली है, तो उसको हम एक्स बार से शो करेंगे, और पॉपुलेशन के मीन को हम
म्यू से शो करेंगे, म्यू, इसको हम बोलते हैं म्यू, MU, म्यू। तो ये आपको सीखनी पड़ेगी ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, इसको आप याद रख लेना। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम सिग्मा से शो करेंगे, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम शो करेंगे सिग्मा से, और इसको हम शो करेंगे S से, सॉरी फॉर मिस्टेक। सैंपल को स्टैंडर्ड डेविएशन को हम S से शो करेंगे और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा। तो बात क्लियर है कि पॉपुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम हमेशा बड़े अक्षरों में और इसको हम ग्रीक अक्षरों में दिखाएंगे, और सैंपल के जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको हम छोटे अक्षरों में दिखाएंगे, लोअर केस में दिखाएंगे। ये इनके सिंबल हैं, इनको हम याद रख लेंगे। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन में और सैंपल में जो डिफरेंस है वो कैसे शो होगा। पॉपुलेशन का मतलब है कि जो आइटम्स हैं उनको हमने कंसीडर करना है, वो सारी आइटम्स जिनको हमने कलेक्ट किया है अपनी स्टडी के लिए, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। और सैंपल क्या है, दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच हैज़ बीन चोजन फॉर द स्टडी। पॉपुलेशन का वो पार्ट जो आपने निकाला है स्टडी के लिए। जैसे दिल्ली में पेट्रोल की कितनी कार हैं, अगर आपने ये चेक करना है तो जितनी सारी की सारी कारें हैं वो हमारी क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन। और इस सारी कारों में से आपने 100 कार को सिलेक्ट किया है तो ये क्या बन जाएगा, आपका सैंपल। और पॉपुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको हम बोलेंगे पैरामीटर्स, और सैंपल के करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। सिंबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपके हमेशा रोमन में या ग्रीक वर्ड में मिलेंगे, और ये जो आपके हैं सैंपल वाले ये आपको छोटे लोअर केस में मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो साइज जो है वो छोटा n, मीन जो है वो x बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो s। तो आपको जहाँ भी s मिल जाए तो इसका मतलब ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और अगर आपको सिग्मा मिल जाए, सिग्मा बोलते हैं इसको, तो ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये आपने ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सैम्पलिंग के टाइप्स कितने हैं, कितनी तरह से आप सैंपल को पिक कर सकते हैं पॉपुलेशन में से। तो 2 तरह के आपके पास सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं मेन, आगे हम डिस्कस करेंगे, इनके टाइप्स आगे भी हैं। रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जब भी आप पॉपुलेशन के में से कुछ आइटम्स को उठाना चाहते हैं तो जितनी भी आइटम्स को आप उठाएंगे उन सब के इक्वल चांस होते हैं पिक होने के। जैसे एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और हम इनको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी क्या बन गई, पॉपुलेशन। तो इस 20 स्टूडेंट्स में से मुझे 5 स्टूडेंट को लेना है। तो अब मुझे 5 स्टूडेंट को पिक करना है, तो वो 5 स्टूडेंट कौन हो सकते हैं? तो हर एक के इक्वल चांस हैं कि वो इसमें आएगा ही आएगा। अगर मैं यूं कहूं कि 20 स्टूडेंट में से मुझे 1 स्टूडेंट लेना है, तो अब 20 में से सबके इक्वल चांस हैं, 5% चांस हैं कि हर एक आदमी आएगा उसमें। तो इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आपके जो आइटम्स हैं उनके इक्वल चांस होते हैं सैंपल के अंदर आने के। दूसरा है नॉन रैंडम या जजमेंट सैम्पलिंग। इसमें आप जब भी सैंपल लोगे तो आप अपनी पर्सनल नॉलेज के बेस पे या आपका ओपिनियन क्या है उसके बेस पे आप सैंपल को चूज करते हो, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, या आपका ओपिनियन क्या कहता है तो उसको आप चूज करते हो। दैट इज नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग। तो सबके इक्वल चांस नहीं है, जो भी मुझे अच्छा लगेगा या मुझे नॉलेज है कि मुझे इसी को पिक करना है उसी को मैं पिक करूंगा। तो अगर आप देखेंगे एडवांस जो स्टैटिस्टिक्स टूल्स हैं उसमें रैंडम सैम्पलिंग का ज़्यादा यूज होता है, उसी के बेस पे रिजल्ट जो है अच्छे आते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है वो एडवांस स्टडीज़ के लिए अच्छी नहीं है।
तो जो रिग्रेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैंपल जो हैं ज़्यादा अच्छा होता है, जजमेंट सैंपल जो है वो काम नहीं करते रिग्रेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर। तो रैंडम सैंपलिंग ज़्यादा अच्छी है। आगे जितने भी हम एडवांस टॉपिक करेंगे उन सब में हम रैंडम सैंपलिंग ही लेंगे। जजमेंट सैंपलिंग जो है वो ज़्यादा एडवांस स्टडीज़ के लिए अच्छी नहीं है, ये छोटे मोटे टूल लगाने के लिए ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रैंडम सैंपलिंग के कितने टाइप्स हैं, किस किस तरह से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर हमें पहले ही पता होता है कि क्या चांसेस हैं कि पॉपुलेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो उसका कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो उसकी पॉपुलेशन का कोई भी एलिमेंट है वो आएगा या नहीं आएगा, हमें चांसेस का पहले ही पता होता है। जैसे अगर आपने कभी कार्ड्स खेले हों तो कार्ड में अगर आपको कोई पूछ ले कि आपका जो 5 ऑफ हार्ट है इसके आने के क्या चांस है ना, हार्ट जो है 5 ऑफ हार्ट, इसके आने के क्या चांसेस है, तो आपको पता है कि हार्ट जो होते हैं वो 13 होते हैं, तो 5/4/13 1/13। तो 5 ऑफ हार्ट जो था तो उसके 1/52 बन जाएंगे, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं और 5 ऑफ हार्ट आने के चांस 1/52 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पहले ही स्टडी कर सकते हैं। तो हमें पहले ही पता होता है रैंडम सैम्पलिंग में कि क्या चांसेस होंगे कि कोई पॉपुलेशन के अंदर कोई भी आइटम हमारे सैंपल में आएगी या नहीं आएगी। कितनी तरह की सैम्पलिंग होती है रैंडम सैम्पलिंग में? सबसे पहली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो बड़ी सिंपल है, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये 4 तरह की रैंडम सैम्पलिंग होती है, हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये मेथड कब यूज किया जाता है? इस मेथड के अंदर आप जो सैंपल सिलेक्ट करोगे वो इस तरह सिलेक्ट करोगे कि जो भी आपका सैंपल है, ईच पॉसिबल सैंपल, उसके इक्वल चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, और आइटम जो है पॉपुलेशन के अंदर उसके इक्वल चांस है उस सैंपल के अंदर आने के। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो कि आपने एक घड़े के अंदर कुछ पर्चियां डाल ली और उसमें से आपने एक आइटम निकाल ली तो आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर ली। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, दोबारा समझेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? इसके अंदर आप जो सैंपल ले रहे हो, मान लो आपने 2 लोगों का सैंपल लेना है। एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं और आपने 2 स्टूडेंट का सैंपल लेना है। तो 2 स्टूडेंट कोई भी हो सकते हैं, वो A-B भी हो सकता है, A-C भी हो सकता है, A-D भी हो सकता है, A-E भी हो सकता है, A-F भी हो सकता है। तो जितने भी आप सैंपल लोगे उन सब के इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के। आगे एक एग्जांपल करेंगे। मतलब कि जो आप सैंपल लोगे, सैंपल के इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के। और जो आइटम है पॉपुलेशन की, अब आइटम्स क्या हैं? 20 स्टूडेंट जो मैं ले रहा हूं, तो 1 से लेकर के 20 नंबर तक जो स्टूडेंट हैं वो आइटम हो गई। तो हर एक आइटम के इक्वल चांस है उस सैंपल में आने के। तो अब दोबारा समझो कि सैंपल अलग चीज़ है, आइटम अलग चीज़ है। एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब 20 आइटम्स हैं। ये तो हो गई आइटम्स। आइटम अलग है, सैंपल अलग है। सैंपल क्या है? मैंने 2 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है, तो 2 स्टूडेंट का सैंपल अलग चीज़ है, आइटम्स अलग चीज़ है। तो ये क्या कह रही है रैंडम सैम्पलिंग? ये कह रही है कि जो आपकी आइटम्स हैं उनके इक्वल चांस हैं, सबके इक्वल चांस हैं कि वो सैंपल में आ सकती हैं।
इस सैंपल में, और जो सैंपल है, जो आप सैंपल लोगे 2 स्टूडेंट का, उसके भी इक्वल चांस है कि आप उसको पिक कर सकते हो। आगे मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल देखो आप क्या है कि मान लो हमारे पास एक पॉपुलेशन है 4 स्टूडेंट्स की, हमारे पास 4 बच्चे हैं, उनमें से हमने सैंपल लेना है 2 बच्चों का। इंटरव्यू पर्पस के लिए हमारे पास 4 बच्चे हैं एक सेमिनार के अंदर, और हमें क्या लेना है, उनका इंटरव्यू लेना है। अब क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन का साइज कितना है, 4। आइटम्स कितनी है हमारे पास, 4। सैंपल हमें कितने का लेना है, 2 का। अब हमें यह बताना है कि मान लो हमारे पास 4 बच्चे हैं, A, B, C और D। अब इसको ध्यान से समझना, ये 4 आइटम्स हैं हमारे पास, तो इन चारों के इक्वल चांस है कि वो पिक होंगे इस सैंपल में। सैंपल आपने कितने का लेना है, 2 का। तो 2 लोगों का आपने सैंपल लेना है, तो A, B, C और D जो 4 आइटम हैं, इन सब के इक्वल चांस हैं कि ये इन दोनों में, इन 2 सैंपल में आ सकते हैं। जैसे 2 लोगों का सैंपल लेना है मुझे, तो वो 2 कौन कौन हो सकते हैं, A, B हो सकता है, A, C हो सकता है, A, D हो सकता है। इसी तरह आगे और लिस्ट बनेगी। तो A के जो चांसेस बढ़ेंगे वो बराबर होंगे B के चांस के, वो बराबर होंगे C के चांस के, वो बराबर होंगे D के चांस के कि वो इस सैंपल में आ जाएं। और सैंपल जो मैं ले रहा हूं, जो मैं सैंपल लूंगा, उसके भी इक्वल चांस होंगे कि वो पिक हो जाएगा। सैंपल क्या लिया है मैंने, 2 का, तो 2 का सैंपल A, B भी हो सकता है, A, C भी हो सकता है, A, D भी हो सकता है, B, C भी हो सकता है, B, D भी हो सकता है, C, D भी हो सकता है। तो ये आपके 6 चांस हो गए। तो अब इन सब के इक्वल चांस हैं 1/6 कि ये पिक हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब भी आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो, तो यहाँ आपने जो आइटम्स ली हैं, उन आइटम्स के इक्वल चांस हैं कि वो सैंपल के अंदर आ जाएंगी। और जो आपने सैंपल लिया है, उसके अंदर जो 2 लोगों का जो मैंने सैंपल लिया, उसमें भी इक्वल चांस हैं कि सब के सब उसके अंदर पिक हो सकते हैं, सबके बराबर चांस हैं। तो दोबारा एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ये था कि 2 स्टूडेंट आपने लेने हैं, पॉपुलेशन कितने की है, 4 स्टूडेंट्स की। 4 स्टूडेंट है हमारे पास, और इसमें से सैंपल कितने का लेना है, 2 का। स्टूडेंट कौन कौन हो सकते हैं, A, B, C एंड D। अब मैंने जब 2 लोगों का सैंपल लेना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है 2 लोगों के आने की। सबसे पहले A, B। अब A, B, C और D में अगर आपने 2 लोगों का सैंपल लेना है, तो सबसे पहले A और B उठ सकता है, फिर A और C, फिर A, D, फिर B और C, फिर B, D, फिर C, D। तो 6 पॉसिबल चांस बनते हैं कि 2 लोगों का अगर आपने सैंपल लेना है, तो ये ही लोग उठेंगे और कोई चांस नहीं बनेगा। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं, तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी इनकी, इक्वल प्रोबेबिलिटी है सभी की। कैसे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B। तो अगर आप देखेंगे तो ये बनेगी 1/6। कैसे, क्योंकि A, B एक इवेंट है, और ये कितने इवेंट हैं टोटल, 6 इवेंट। तो 6 इवेंट को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1/6 आपकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई A, B के सिलेक्ट होने की। तो इसी तरह A, C की, A, D की, B, C की, B, D की और C, D, इन सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो मैंने यही बताया था आपको कि जो मैं सैंपल लूँगा, उस सैंपल के अंदर जो आइटम्स होंगी, उन सब के इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के। तो मेरा सैंपल जो था वो 2 लोगों का था। उन 2 लोगों में कौन कौन आ सकता है, AB, AC, AD, BC, BD, CD। तो ये जो 2 के जो सैंपल बन रहे हैं, इनमें सबके इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के, 1/6।
फिर मैंने ये कहा था कि जो आइटम्स हैं आपकी, हर एक आइटम के इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के कि वो सैंपल के अंदर आ सकती है। कैसे बनेगा वो, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई भी स्टूडेंट सैंपल के अंदर आ सकता है, वो कैसे बनेगी कि ए के सिलेक्ट होने के कितने चांस हैं। तो ए जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ हम उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू, जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी आ रही है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, उनको हम जोड़ देंगे। 1/2 आएगी ये। कैसे आएगी 1/2? सभी 1/2 आएंगे। ये आया कैसे? अगर आप देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगी, ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डी, और कहीं भी नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी, ए बी और ए डी क्या थी? 1/6, 1/6 और 1/6। तो ये हो गया 3/6, ये कट जाएगा तो ये आ गया 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगी? बी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ए बी, बी सी और बी डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डी, तो ये भी 1/2 हो जाएगी। तो इसी तरह चारों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम निकलेगी सिलेक्ट होने की। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो निकलती है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इट इज इक्वल टू सम ऑफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विद इन विच द इवेंट इज कंटेन्ड। तो ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर अगर आपको कहीं भी आपका इवेंट दिख रहा है, उनको अगर हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो इस पूरी स्लाइड से हमें क्या पता लगा कि जो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो इतनी सिंपल भी नहीं है। उसकी एक बड़ी खास बात है, रैंडम सैम्पलिंग जो है बहुत ही मजबूत सैम्पलिंग है। और जब भी आप एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाइपोथेसिस, अनोवा, काई स्क्वायर, टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जितने भी आप एडवांस टूल लगाओगे उन सब में हम रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो खास बात क्या है कि जो सैंपल आप लोगे, अब आपने 2 लोगों का सैंपल लिया था, तो इन 2 लोगों के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं सबके। और जो आइटम है, जितने भी आइटम हैं उन सब के इक्वल चांस हैं इस सैंपल के अंदर आने के। इसको बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, सैंपल के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। वो 2 के सैंपल हमने बनाए थे, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और ए डी, सी डी। ये सब सैंपल थे 2-2 के। तो इन सब के इक्वल चांस थे सिलेक्ट होने के। और जो आइटम थी ए, बी, सी और डी, इन सब के इक्वल चांस थे पिक होने के, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो जब भी सैंपल के अंदर आइटम्स के सिलेक्ट होने के और आइटम्स जो हैं उनके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। छोटा सा टॉपिक है, फिर उसके बाद अगली सैंपलिंग को डिस्कस करेंगे। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई लिमिटेड साइज की पॉपुलेशन होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन, कि वो छोटी सी पॉपुलेशन है, आप उसको स्टडी कर सकते हो। जैसे मैं मेरे गांव में देखना चाहता हूं कि मेरे गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक कार है। तो छोटा सा गांव है, इसको मैं स्टडी कर सकता हूँ। या छोटे शहर की अगर आप चाहें, भी हमारे पास टाइम है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगी, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन, जिसको आप विद इन रीजनेबल टाइम स्टडी कर सकते हो। इनफाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है? इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसको बड़ा ही इम्पॉसिबल है कि आप सारी आइटम्स को स्टडी कर पाओ। An infinite population is a population in which it is theoretically impossible. Theoretically impossible का मतलब, जैसे समुंदर है, समुंदर के आप कभी मुंबई गए हो, बम्बई के अंदर आपने देखा हो कि आसपास रेत पड़ी रहती है। अगर मैं उन रेत के
ये जो कण होते हैं, जो सैंड है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनको मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ कि वो कितने हैं। तो इन कणों को तो गिनना बड़ा मुश्किल है, तो थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है। हालांकि अगर मुझे हज़ारों साल मिल जाएं और मुझे इतने रिसोर्सेज मिल जाएं तो हो सकता है मैं स्टडी कर दूंगा 1000 साल में, 2000 साल में। बट थ्योरेटिकली बात कर रहा है कि हमारे पास इतना टाइम, हमारे पास इतने रिसोर्सेज, हमारे पास इतने कॉस्ट नहीं है कि हम उनको थ्योरेटिकली स्टडी कर पाएँ। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें कुछ नहीं कर पाते हम। तो अगर आप रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में अगर किसी स्टडी को, किसी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम इनफाइनाइट कह देंगे। प्रैक्टिकली यही बात चलती है कि अगर आपके पास रीजनेबली, अगर आप उसको भी कोई चीज़ अगर 1-2 महीने में अगर आप स्टडी कर पाओगे तो वो इनफाइनाइट नहीं है। बट अगर मान लो कि इंडिया की पॉपुलेशन आपने गिननी है, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2011 में लास्ट टाइम सरकार ने गिना था इसको, और आज 2024 चल रहा है, आज तक दोबारा गिनती नहीं हुई है। तो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप इसको स्टडी नहीं कर पाओगे, तो इसको हम इनफाइनाइट ही मान लेते हैं। तो जितनी भी बड़ी पॉपुलेशन होती हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। मान लो कि आप एक स्टडी कर रहे हो कि मुंबई के अंदर कितने लोग हैं जो दिन में लिकर पीते हैं, दिन में शराब पीने वाले कितने लोग हैं मुंबई के अंदर। तो मुंबई तो बहुत बड़ा है, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है पूरा बड़ा, इंडिया के 4 बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। तो इस तरह से लोगों को स्टडी करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा, आपको 6 महीने साल में पता लगेगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो जिसको हम प्रैक्टिकली रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी नहीं कर पाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। दूसरी हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अगर आपने पीछे देखा हो, हमने एक स्टडी बताई थी, ये रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस किया, काफ़ी टाइम मैंने इसको दिया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होती है, जिसमें हर सैंपल के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस हैं और हर आइटम के इक्वल चांस हैं कि वो सैंपल में आ जाएगी। इसको दोबारा बार बार आप याद कर लेना। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की, फिर हम बात करेंगे क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो अगर आप देखेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में मैं क्या करूँगा, एक सिस्टम लगाऊंगा, एक इंटरवल के ऊपर मैं उनको सिलेक्ट करूँगा सैंपल्स को। आइटम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, उनको हम आइटम बोल देते हैं। आइटम्स जो मैं निकालूंगा पॉपुलेशन में से वो मैं एक सिस्टम लगाऊंगा उसमें। सिस्टम मतलब मैं एक मेथड ऐसा लगाऊंगा कि या तो वो टाइम के बेस पे या ऑर्डर के बेस पे या स्पेस के बेस पे उसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे लेना है 10 स्टूडेंट्स का डाटा, 10 स्टूडेंट का सैंपल लेना है, क्योंकि 100 स्टूडेंट को मैं स्टडी नहीं करना चाहता, तो मैं सैंपल ले रहा हूँ 10 स्टूडेंट का, मेरे पास टाइम कम है। तो मैंने अब 10 स्टूडेंट लेने हैं, ये कौन से स्टूडेंट लूँ। तो मैंने एक सिंपल सा सिस्टम लगाया कि मैं शुरू के जो 10 स्टूडेंट हैं 1 से लेकर के 10 तक, इनमें से एक रैंडम सैंपल ले लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक जार के अंदर 10 लोगों की पर्ची डालूँगा। ये 10 बच्चों के मैंने नाम डाल दिए, नंबर डाल दिए उनके। इनमें से मैं रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने जब ये बच्चा सिलेक्ट किया, मान लो ये आ गया 7, तो पहले जो 10 बच्चे मैंने लिए उसमें से मैंने एक बच्चा निकाल लिया, वो आ गया 7। अब जो नेक्स्ट बच्चा होगा उसको मैं इस तरह से सिलेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैंने एक सिस्टम लगा दिया कि अब मैं इस तरह से 10-10 इनमें जोड़ते चला जाऊँगा। तो ये मेरे पास 10 स्टूडेंट का सैंपल आ गया। तो इसी तरह मैं कोई भी सिस्टम लगा करके किसी भी बच्चे को सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसमें चक्कर क्या है, क्या इसमें हुआ, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कैसे अलग है कि हर एक एलिमेंट जो है, हर एक आइटम जो है, जैसे मैंने 100 बच्चे लिए थे, तो हर एक 100 बच्चे
हर एक बच्चे के इक्वल चांस हैं कि वो सैंपल में आ सकते हैं, हर एक के इक्वल चांस है कि वो सैंपल में आ सकते हैं, परंतु हर एक सैंपल के इक्वल चांस नहीं है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग अगर आपने की हो, अभी मैंने डिस्कस किया था, अभी हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिस्कस की थी, वो क्या कह रही थी, वो यही कह रही थी कि हर एक सैंपल के, अगर आप देखें कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग में और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या फ़र्क है। सिंपल रैंडम में हर एक सैंपल के इक्वल चांस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, और हर एक आइटम के इक्वल चांस हैं कि वो सैंपल में आ जाएगा। अब यहाँ सिस्टमेटिक में एक गड़बड़ है कि आइटम्स की तो बात बराबर है कि हर एक आइटम के इक्वल चांस हैं कि वो इक्वल चांस हैं कि वो सैंपल में आ सकते हैं। जैसे 100 बच्चे मैंने लेने हैं, तो जो 10 बच्चे हैं उन सब के इक्वल चांस हैं आने के। बट सैंपल की जब बात करता हूँ तो जो मैं सैंपल लूँगा 10 बच्चों का, उसमें हर एक सैंपल के इक्वल चांस नहीं है। इक्वल चांस क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो बॉक्स के अंदर 10 बच्चे डाले थे, उसमें से जो एक बच्चा लिया था, उसके बाद मेरा सिस्टम शुरू हो गया था। 7 के बाद 17, 27, 37, 47, 57। तो यहाँ हर एक सैंपल के इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने के, बल्कि हर एक आइटम के इक्वल चांस हैं सैंपल में आने के। तो सिंपल रैंडम के अंदर सैंपल के और आइटम के दोनों के इक्वल चांस होते हैं आने के, परंतु सिस्टमेटिक सैंपलिंग में आइटम्स के इक्वल चांस होते हैं सैंपल के अंदर आने के, बट सैंपल जो मैं लूँगा उसके इक्वल चांस नहीं होंगे उस सैंपल के अंदर आने के। तो ये आपने याद रखना है। ये नेट के अंदर इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है कि क्या डिफरेंस है सिस्टमेटिक सैंपल में और रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट जो आपकी सैंपलिंग है वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटा बना देंगे हम। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयरिंग, लेयर बनाना। तो क्या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है? जब आप पॉपुलेशन जो है उसको आप ग्रुप्स में बांट देते हो। पॉपुलेशन को आपने होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर बांट दिया है, जो ग्रुप एक तरह का ग्रुप है। जैसे आप एक कॉलोनी के अंदर देखना चाहते हैं कि लोगों का वेट क्या है, तो आपने क्या किया, इस कॉलोनी के अंदर लोगों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, बच्चे, जवान और बूढ़े, ओल्ड, यंग और चाइल्ड। बच्चे, जवान और बूढ़े। तो बच्चे जो है उनकी आपने क्या बना दी, एक लेयर बना दी कि बच्चे जो हैं वो इधर आ जाओ भाई। तो ये होमोजीनियस ग्रुप हो गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन है? चिल्ड्रन। दूसरा आपने ग्रुप बना दिया, वहाँ कौन है? सिर्फ और सिर्फ यंग लोग हैं। तीसरा आपने लेयर बना दी, तीसरी कौन सी लेयर बना दी? ओल्ड की। तो जब भी आप ऑलरेडी, अगर आपने देखा हो कि कहीं ऑलरेडी अगर डिवाइडेड है लोग या कोई भी पॉपुलेशन ऑलरेडी डिवाइडेड है, मान लो आप ब्रेड लेने गए तो ऑलरेडी 3 तरह की ब्रेड पड़ी है वहाँ। एक आपकी मैदा की ब्रेड है, एक आपकी मिक्स ब्रेड है जिसके अंदर हर तरह का, इसको हम मिलेट्स बोलते हैं, वो है, और एक आपकी आटा ब्रेड है। तो मैदे वाली जितनी भी ब्रेड्स हैं वो आपका एक ग्रुप बन गया है। मिक्स ब्रेड जितनी भी कंपनी की हैं वो आपका एक स्टाटा बन गया है, और आटा ब्रेड जो है वो आपका स्टाटा बन गया है। तो इसी तरह अगर आपने स्टडी करना है, मान लो एक डेंटिस्ट है, एक दांतों का डॉक्टर है, उसके पास जो पेशेंट आ रहे हैं, आप उन पेशेंट को अगर देखेंगे, अगर आप डेंटिस्ट से पूछेंगे कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं मुझे उनका डाटा दो आप, तो डेंटिस्ट कह रहा है कि मैं आपको एज के हिसाब से डाटा दे देता हूँ। तो 0 से 19 वाले, और 20 से 40 वाले, और 40 से 60 वाले, और 60 से 80 वाले, ये ऑलरेडी उसने आपको ग्रुप बना के दे दिए हैं। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। आपने क्या किया, उनको ग्रुप के हिसाब से बांट दिया। अब होता क्या है, एक जो ग्रुप होता है वो इतना होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब उनमें एक रूपता होती है, एक रूपता।
कि वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। तो ये जो यंग है वो एक दूसरे के जैसे हैं, वो इस ग्रुप में हैं। तो आप इस ग्रुप में से मान लो कुछ भी डाटा उठा सकते हो, फिर आप जो यंग वाला है ग्रुप उसमें से थोड़ा डाटा उठा लो और कुछ आप इसमें से उठा लो। तो आप ऑलरेडी जो ग्रुप बने होते हैं उसमें से जब कोई चीज़ उठाते हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड डाटा। व्हेन द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सो हम इस बात को लेके चलेंगे कि ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी पॉपुलेशन डिवाइडेड है और जो ग्रुप जो बना हुआ है एक, वो ग्रुप अंदर जो है आपस में एक जैसा है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि कितने जो पेशेंट हैं वो एज वाइज दिखा रखे हैं, 30, 40, 20 और 10। इनमें से अगर आप चाहो तो 10% आप पॉपुलेशन का ले सकते हो। तो 3, 4, 2, 1, 10 लोगों को मैं ले लूँगा। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? जब आप एक ऐसे एरिया को स्टडी कर रहे हो जिसको आप डिवाइड जब करोगे ग्रुप्स के अंदर, क्लस्टर के अंदर डिवाइड कर दोगे। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, झुंड बोल लो या क्लस्टर बोल देते हैं जिसको। तो हमने क्या किया, पॉपुलेशन को स्टडी कर दिया, डिवाइड कर दिया एरिया के हिसाब से, और उस क्लस्टर जो हमने बनाए हैं उसके अंदर बहुत हेट्रोजेनिटी है। जैसे ये मान लो दिल्ली है पूरी, ये दिल्ली है पूरी। मैंने इस दिल्ली को स्टडी करना है कि कितने लोगों के पास यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कार है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी दिल्ली को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा एरिया वाइज, है ना। तो ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो ये जो एरिया है ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट साउथ हो गया और ये आपका साउथ ईस्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, इन सब को 4 ग्रुप्स में बांट दिया, 4 क्लस्टर बना दिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इन 4 क्लस्टर में से कुछ लोगों को उठा लूंगा, चारों में से मैं कुछ कुछ लोगों को सैंपल के तौर पे निकाल लूंगा। तो इसको बोलते हैं हम क्लस्टर सैंपलिंग। जब हम पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्लस्टर के रूप में, एक झुंड के रूप में, तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि क्लस्टर सैंपलिंग में और उसमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या डिफरेंस। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर्स। इसको हम ग्रुप मतलब झुंड बोलते हैं जिसको, और उसमें से फिर हम एक रैंडम सैंपल निकाल लेते हैं। जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया। तो अब जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये जो मेडिसिन्स पड़ी हैं इस पिक्चर के अंदर, अब मैं क्या करूँगा, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। इनमें से कुछ उठा लूँगा, इधर से कुछ उठा लूँगा, इधर से कुछ उठा लूँगा और इधर से कुछ उठा लूँगा। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो एक मार्केट रिसर्च टीम है जो ये सैंपल के माध्यम से जानने की कोशिश कर रही है कि टेलीविज़न सेट कितने हैं लोगों के घरों में एक बड़ी सिटी के अंदर। तो वो सिटी के मैप को क्या करेगी, 4 भागों में डिवाइड कर देगी और फिर उसमें से कुछ क्लस्टर के हिसाब से कुछ रैंडम सैंपल निकाल लेगी। तो हमने क्या किया, उस पूरी सिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इनमें से कुछ कुछ रैंडम सैंपल निकाल लिए। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन नेट के अंदर निकलता है और इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग में डिफरेंस बताइए। तो स्ट्रेटिफाइड में मैंने आपको बताया था कि जो आपने पॉपुलेशन ली है उसके अंदर जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं, वो ग्रुप्स जो होते हैं स्टेटा होते हैं, वो एक किस्म से आपने होमोजीनियस ग्रुप बनाए होते हैं। होमोजीनियस मतलब वो जो आपने ग्रुप बनाया है उसके अंदर एक रूपता है, एक जैसे हैं वो ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन का ग्रुप बना दिया, यहाँ पे मैंने यंग का ग्रुप बनाया था, यहाँ मैंने ओल्ड का ग्रुप बनाया था। तो ये जो चिल्ड्रन है ये एक जैसे हैं,
कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, तो इनके जो टेस्ट हैं, इनकी जो प्रेफरेंस है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये चिल्ड्रन का ग्रुप इस यंग ग्रुप से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो यंग है वो ओल्ड ग्रुप से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब विद इन द ग्रुप दो चीजें हैं। ग्रुप के अंदर, विद इन द ग्रुप के अंदर वेरिएबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इस ग्रुप में कौन है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का जो ग्रुप है, विद इन द ग्रुप देयर इज वेरी लेस डिफरेंसेस, बट इंटर ग्रुप बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये दूसरा ग्रुप जो है ओल्ड का है। तो चिल्ड्रन के ग्रुप में और ओल्ड के ग्रुप में आपस में अगर तुलना करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट चिल्ड्रन के ग्रुप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, और ओल्ड का जो ग्रुप है उसके भी अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो सारे ही बूढ़े हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की सबसे खास बात क्या है कि आपने जो ग्रुप बनाया है, इन ग्रुप्स के अंदर, विद इन द ग्रुप, ये याद रखना है हमें, ये ही पॉइंट है। विद इन ग्रुप देर इज होमोजेनिटी, होमोजीनियस मतलब कि इनके अंदर एक रूपता है। और अगर इनकी तुलना करोगे आप दूसरे ग्रुप के साथ तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, देयर इज हेटेरोजेनिटी। तो जब ग्रुप के अंदर बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्लियर? जब हर ग्रुप के अंदर बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेंगे, वेरिएशन मतलब कि मैंने वो लोग लिए हैं जो बच्चे हैं, तो बच्चों के अंदर आपस में तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनकी एज भी सेम है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। और दूसरे ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ग्रुप के अंदर जब डिफरेंसेस ना हो और ग्रुप के बाहर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्लस्टर में क्या होता है? अब मैंने क्या किया था, दिल्ली को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैं देखना चाह रहा था कि लोगों के पास कितने टेलीविजन सेट हैं एक घर के अंदर। तो मैंने इनको 4 पार्ट में जब डिवाइड किया तो ये मेरे 4 पार्ट बन गए। अब क्या है, ये जो पार्ट है ये पार्ट भी वैसा ही है जैसा ये पार्ट है, क्योंकि यहां भी वही लोग रह रहे हैं जिस तरह के लोग यहां रह रहे हैं। यहां भी अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसे भी लोग हैं दिल्ली में वो सारे यहां भी वैसे ही लोग हैं, यहां भी वैसे ही लोग हैं। तो ग्रुप के अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई 4th फ्लोर पे, कोई 7th फ्लोर पे, कोई अनमैरिड, कोई मैरिड। तो यहाँ ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बट इस ग्रुप का और इस ग्रुप के दोनों की जब तुलना करूंगा तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जैसे लोग नॉर्थ में हैं वैसे ही लोग वेस्ट में भी रह रहे हैं। ये नॉर्थ के लोग हैं, ये वेस्ट के लोग हैं। तो यहाँ ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, परंतु ये ग्रुप और ये जो दूसरा ग्रुप है ये आपस में सेम है। तो स्ट्रैटिफाइड के अंदर हमने क्या देखा कि ग्रुप के अंदर बहुत कम वेरिएबिलिटी है, एक जैसे हैं, परंतु क्लस्टर में क्या हमने देखा कि ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लूला है, कोई कैसा है, कोई 7वें फ्लोर पे है, कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है, कोई नोटा है, कोई बोना है। तो क्लस्टर के अंदर आपको ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, परंतु स्ट्रैटिफाइड के अंदर जो आपने ग्रुप बनाया है उसके अंदर आपको बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, परंतु दूसरे ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां आपने क्या एग्जांपल लिया? चिल्ड्रन का, यहां लिया यंग का। क्लस्टर सैंपलिंग में ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे, परंतु दूसरा जो ग्रुप लिया है उसके साथ आपकी कोई ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगी, नो डिफरेंसेस। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि ग्रुप के अंदर जब आपको डिफरेंस कम देखने को मिले परंतु दूसरे ग्रुप के साथ डिफरेंसेस बहुत हैं तो आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को बोलोगे। ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं परंतु दूसरे ग्रुप के साथ मेल खा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। एक बार फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग यूज करेंगे जब हर एक ग्रुप के अंदर स्मॉल वेरिएशन होगा विद इन इटसेल्फ। ग्रुप के अंदर स्मॉल वेरिएशन
कैसे याद रखेंगे? चिल्ड्रन, हमने ग्रुप बनाया था चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन के आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, परंतु वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। दूसरा जो ग्रुप है, तीसरा जो ग्रुप है, यंग का था और ओल्ड का था, इनके अंदर आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ओल्ड के ग्रुप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सारे बूढ़े हैं, यहाँ सारे यंग हैं, तो विद इन द ग्रुप वेरी स्मॉल वेरिएशन, परंतु बिटवीन द ग्रुप्स वाइड वेरिएशन। क्लस्टर सैंपलिंग की क्या खास बात है? वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो मैंने दिल्ली को लिया था, ये जो मैंने एक ग्रुप बनाया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, परंतु ये ग्रुप और ये जो आपका ईस्ट वाला ग्रुप है, ये दोनों ही सेम है, यहाँ भी वैसे ही वेरिएशन है जैसे यहाँ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ये दोबारा फिर एक स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग अगर आप देखें तो ये जो एक ग्रुप है ये एक जैसा है, ये दूसरा ग्रुप ये एक जैसा है, ये तीसरा ग्रुप ये एक जैसा है, ये चौथा ग्रुप ये भी एक जैसा है। तो विद इन द ग्रुप कैसे याद रखेंगे? विद इन जो ग्रुप है उसमें वेरिएशन नहीं है, इस ग्रुप के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, परंतु ग्रुप्स की जब आपस में तुलना करोगे तो बहुत वेरिएशन है, इनकी जब आपस में तुलना करोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इधर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रुप्स हैं आपके, इनके अंदर बहुत डिफरेंस है। देखो आप कलर देखो इनके, ये अलग कलर के हैं, ये अलग अलग हैं, ये विद इन द ग्रुप बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बट आपस में अगर तुलना करोगे तो ये एक जैसे हैं, आपस में अगर तुलना करोगे तो ये एक जैसे हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा क्लस्टर है और कौन सा स्ट्रैटिफाइड है। तो ये इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाला, नेट के अंदर पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ढंग से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका है नॉन रैंडम सैंपलिंग, बहुत ही इजी सैंपलिंग। रैंडम अगर आपको समझ में आ गई हो तो नॉन रैंडम तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। ये सैंपलिंग जो होती है सब्जेक्टिव होती है, ये जो सैंपल लेने वाला है, जो स्टडी करने वाला है सैंपलों को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एडवांस स्टडीज़ आप करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, बड़े बड़े टूल अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे रैंडम सैंपलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, उससे टेस्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। परंतु फिर भी बिजनेस के अंदर हम नॉन रैंडम सैंपलिंग को भी यूज़ कर लेते हैं। पहली सैंपलिंग है कन्वीनियंस सैंपलिंग, दूसरी है जजमेंट, तीसरी है कोटा, चौथी है शॉपिंग मॉल और पांचवी है स्नोबॉल। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी हम इनको कंप्लीट करेंगे, ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर। भी जो रिसर्चर है उसकी सुविधा के ऊपर है, उसने अपने, मान लो आपने एक स्टडी करनी है कि बैंक के अंदर आपके SBI का आपके शहर के अंदर एक बैंक है, उसके अंदर आप ये देखना चाह रहे हैं कि लोगों ने किस किस तरह के अकाउंट्स खुलवा रखे हैं। तो आपने क्या किया, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए उसी कॉलोनी के अंदर 100 लोगों को उठा लिया, उनके SBI के अकाउंट चेक कर लिए। तो ये रिसर्चर की कन्वीनियंस के हिसाब से, लोगों की कन्वीनियंस नहीं, रिसर्चर की कन्वीनियंस। उसने कहा कि सर मैं जिस कॉलोनी में रहता था, मैंने सोचा क्यों इधर उधर जाना, वहीं से ही अपना डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग, विच इज मोस्ट कन्वीनियंट टू द रिसर्चर। कोई प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैसे करेंगे, बस अपनी कॉलोनी में से ले लेंगे। और ये जो है ना बहुत ही लीस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें ध्यान किसने रखा, रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस का ध्यान रखा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप चौड़े होकर कह रहे हो सर मैंने अपनी कॉलोनी में से ले लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे कोई डाटा जो निकल करके आएगा वो अच्छा डाटा नहीं होगा, वो पूरे ग्रुप को, पूरे पॉपुलेशन को नहीं डिफाइन कर रहा है। और ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ही आपको यूज़ करना चाहिए, ना कि कंक्लूसिव पर्पज़ के लिए। भी आपने एक स्टडी करनी है, आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में एक पायलट स्टडी कर रहे हो। पायलट स्टडी मतलब कि मैं सर एक बार छोटे लेवल पे स्टडी करके देख लेता हूँ,
फिर बाद में जब मैं बड़े लेवल पे दोबारा करूँगा तो फिर मैं उसको और कोई मेथड लगाऊंगा, सिंपल रैंडम मेथड लगा करके उसको करूँगा। दूसरा है जजमेंट सैम्पलिंग। रिसर्चर जो है अपनी जजमेंट का यूज़ करता है, वो समझता है, उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अपने हिसाब से वो जजमेंट लगा लेता है कि मुझे पॉपुलेशन जो है उसमें से किसको उठाना है, वो उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें बड़े ही जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने हिसाब से, उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको पता होता है कि किस बंदे को उठाना है, किसको लेना है सैंपल में। इसको पर्पोसिव सैंपल भी बोलते हैं। तो ये जो हमने पीछे किया था कन्वीनियंस सैम्पलिंग, उससे तो बेटर है, परंतु फिर भी ये कुछ बायसनेस इसमें होती है, पर्सनल बायसनेस, पक्षपात जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो जजमेंट है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें पक्षपात छुपे होते हैं। तो यहाँ पे फिर आप पक्षपाती हो जाते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके मन में एक बैठा हुआ है कि पक्षपात बैठा हुआ है कि मुझे इसी को ही लेना है। थर्ड है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में जैसे हमने कोटा फिक्स कर दिया कि हम इतने ही लोगों को लेंगे, कि जैसे आपने सैंपल लेना है तो आपने कह दिया कि मैं ओल्ड एज के अंदर 10% ही लूँगा, तो ये हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग। कोई भी आप कोटा लगा सकते हो, जैसे ओबीसी का कोटा है कि वो 27% है, तो आप भी 27% ले रहे हो। लेडीज जो है वो 50% है, तो 50% मेल और 50% कोटा डिसाइड कर दिया आपने। तो ये कॉमनली यूज्ड है। तो ये भी स्ट्रेटिफाइड भी हो गया ना एक किस्म से, आपने स्टेटा बना दिया। तो हमने जैसे स्ट्रेटिफाइड किया था, तो इसमें आप सारी की सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, कुछ एक कोई लेते हो बस। शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग, इसमें आप क्या करते हो, सैंपल को आप मार्केट प्लेस से, शॉपिंग मॉल से, मेले के अंदर जो अलग अलग लोकेशंस होती हैं, ताकि वहाँ से आप सैंपल उठा सको, वहाँ पे आप खड़े हो जाते हो। जैसे शॉपिंग मॉल के बाहर आप खड़े हो गए, ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे आप गेट पे खड़े हो, जो भी लोग मॉल से निकल रहे हैं आप उनको स्टडी कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो सवाल। या फिर कोई मेला चल रहा है, फेयर चल रहा है, वहाँ पे आपने लोगों से पूछ लिया, तो इसको हम बोलते हैं शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग। क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, तो रिप्रेजेंटेटिव भी है, लोग वहाँ आए होते हैं, आप उनको स्टडी कर रहे हो। लास्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको हम मल्टीप्लिसिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। आप क्या करते हो, इनिशियली आपने जो बंदों को सिलेक्ट करना है, इनिशियली जो आप आइटम्स लोगे, जिन लोगों को आप स्टडी कर रहे हो, वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। और फिर जो आपने पहली आइटम को स्टडी किया, वो जो कुछ बताएंगे, वो कुछ लोगों के नाम बताएंगे, फिर आप उनको उनके रेफरल पे स्टडी करोगे। जैसे कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बड़े खतरनाक टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। जैसे आप ये देखना चाहते हो कि जो लोग मान लो कि नशा कर रहे हैं, मान लो वो इंजेक्शन लगाते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि वो हेरोइन पीते हैं या स्मैक पीते हैं, मान लो स्मैक पीते हैं वो, तो वो एक बहुत खतरनाक नशा है। तो अब इसका तो आपको डाटा नहीं मिलेगा, तो आपको किसी ने बता दिया कि यूं यूं करके एक बंदा है जो ये इंजेक्शन लगाता है और वो नशा करता है, पर उसका किसी को पता नहीं है। तो आप उस बंदे से मिले, तो रैंडमली आपने एक बंदे को सिलेक्ट किया, आपने उसको कहा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ता है इंजेक्शन लगाने से। तो अब इसका डाटा तो अवेलेबल है नहीं कहीं, लोग ऐसे घूम तो नहीं रहे जिनका पता हो कि वो कैसे हैं। तो वो आपको कुछ लोगों के नाम बताएगा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप उनसे मिल लो, तो फिर आप उनके बेस पे फिर आगे और लोगों से मिलते हो। तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, जब आप स्टार्टिंग में रैंडमली किसी को सिलेक्ट करते हो और फिर जो वो लोग कहते हैं उन्हीं के बेस पे फिर आप आगे और लोगों से मिलते हो। रेयर पॉपुलेशन जो होती है, रेयर पॉपुलेशन मतलब जिनका पता ही नहीं है कि ऐसे लोग कहाँ हैं, इस तरह की स्टडी जो आप कर रहे हो, तो उसको स्टडी करने के लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। किसी एक बंदे को हम पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको उसके रेफरेंस पे वो जो कहेगा, उसके बाद हम और बंदों को पकड़ेंगे। तो आपने इस लेक्चर को इतने आराम से, इतने प्यार से सुना, उसके लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इसको मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जो बुक मैंने आपको बताई है वो लेविन रूबिन की बुक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई